Hello everyone, my name is Praveen and today we will discuss and interact about a very important topic and the name of that topic is photosynthesis. So ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है इस वर्ड के बारे में, ठीक है। फिर भी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे. सो फोटो मीन्स लाइट and synthesis means to produce something. हम सभी को पता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं. फूड हम एक लेमेन्स लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इस फूड को हम शुगर एंड स्टार्च, क्योंकि इसी फॉर्म में प्लांट हमारे फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है. सो ये अब तक हमें पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, और इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी हम सबने पढ़ा है कि सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. और एनिमल्स और ह्यूमंस, एवरीवन एल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड बिकॉज ओनली प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. सो हम सब उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं बिकॉज दे आर द ओनली वन who are producing their food themselves. Okay? अब फोटोसिंथेसिस दो रीजन से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. पहला, मेन सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एवरीवन प्रेजेंट ऑन अर्थ. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन. वी ऑल नो ऑक्सीजन इज अ लाइफ गिविंग गैस, और ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का. ऑक्सीजन रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है. नाउ लेट्स डीप स्टडी दिस टॉपिक. अभी तक हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है. हम सभी को पता है कि प्लांट्स के पास कुछ ऐसी स्पेशल मशीनरी होती है जिससे वो फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं. अब वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और होता है क्लोरोफिल, ठीक है. क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी होता है, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है. ये हमारे प्लांट्स में पाए जाने वाले अलग अलग पिगमेंट है. पिगमेंट का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो किसी को कलर प्रोवाइड करे, ठीक है. अब क्लोरोफिल ए बी सी नॉर्मली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. क्लोरोफिल ए कुछ पिगमेंट्स येलो कलर, कुछ पिगमेंट्स ऑरेंजिस कलर. इसीलिए आपको सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं मिलते, आपको कुछ ऑरेंज और कुछ येलोइश कलर के प्लांट्स भी मिलते हैं, क्योंकि उनमें ये सारे पिगमेंट्स होते हैं जो उन्हें अलग अलग कलर प्रोवाइड कर रहे हैं. अब ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए. अब क्यों इतने सारे पिगमेंट्स में से हम सोच सकते हैं कि भाई क्लोरोफिल ए ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसी को की तो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है. क्लोरोफिल ए को इसलिए इंपॉर्टेंस मिल रही है क्योंकि ये सारे पिगमेंट्स कुछ कुछ वेवलेंथ में लाइट अब्सॉर्ब करते हैं. बट फोटोसिंथेसिस जब हमने स्टडी किया और ग्राफ फॉर्म किया तो फोटोसिंथेसिस कहाँ सबसे ज्यादा हो रही थी, उसी वेवलेंथ में जो क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब कर रहा था. जहां पे क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट का, वहीं पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमें मिला. तो हमने बोला कि क्लोरोफिल ए ही हमारा मेन पिगमेंट है, और ये सारे बाकी पिगमेंट्स हैं हमारे सपोर्टिंग रोल्स में, एक्सेसरी पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में. बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम इन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब मिलके लाइट को इकट्ठा करके क्लोरोफिल को देते हैं कि आप भी हमारी वाली लाइट ले लो और आप फोटोसिंथेसिस कर लो, ठीक है. अब ये सारे के सारे पिगमेंट्स का एक और काम है लाइट हार्वेस्ट करने के अलावा, ये प्रोटेक्ट भी करते हैं क्लोरोफिल ए को. क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट की वजह से हमारा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है मेन पिगमेंट का, और उससे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी. इसीलिए ये सारे के सारे पिगमेंट्स मिलके हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की इन दो तरीकों से.
अभी देखते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की बात होगी, पिगमेंट की बात हो गई। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट्स में मिलता है और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हम बेसिक एक डायग्राम से स्टडी करेंगे। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमने ड्रॉ कर दिया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थाली जैसा बोल सकते हो, इसलिए हम उसे थाइलाकॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये एक थाइलाकॉइड्स है, इसमें ये बहुत सारे थाइलाकॉइड्स ऐसे हो जाए तो इसे हम ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ग्रैना होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए। और ये जो बैकग्राउंड में जो एरिया है ये वाला, ये बेसिकली इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो कनेक्ट कर रहा है दो थैलाकॉइड्स को, उसे स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसे आप ध्यान से याद रखिए कि थाइलाकॉइड्स कहाँ है, ग्रैना कहाँ है, स्ट्रोमा लैमेला कहाँ है, क्योंकि आगे आने वाली अभी जो हम आगे हम वीडियो करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। आपको रिमाइंड करना है, मेमोराइज करना है कि हाँ ये चीज थाइलाकॉइड में हो रही है और ये चीज स्ट्रोमा लैमेला में हो रही है। तो यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज दिस पिक्चर लेटर ऑन। ओके, अब हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कितनी इजी सी चीज है ना, लाइट रिएक्शन जो दिन में हो रहे हैं रोशनी में, डार्क रिएक्शन जो रात में हो रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, राइट? नो, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज लाइट रिएक्शन, ये वाला करेक्ट है, पार्शियली इट इज लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन लाइट, इन्हें लाइट चाहिए। ठीक है, लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एटीपी एंड NADPH। ठीक है, ये दोनों ही एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। और लाइट रिएक्शन के इन प्रोडक्ट्स को यूज करके होगा हमारा डार्क रिएक्शन। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ATP और NADPH अवेलेबल हो जाएंगे वैसे ही डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि वो दिन हो या रात हो। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मे बी ये लाइट रिएक्शन था तो कंट्रास्ट बनाने के लिए उसको डार्क रिएक्शन हमने बोल दिया। अदरवाइज वो डार्क में भी काम करता है, लाइट में भी काम करता है, उसे लाइट से मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ ATP और NADPH से मतलब है। ठीक है, ये दो हमने पढ़े। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, वो अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, डार्क रिएक्शन में हमारा शुगर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेन फूड फॉर्मेशन होगा, ये हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। डार्क रिएक्शन हमारा शुगर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये दोनों लाइट और डार्क रिएक्शन मिलके हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब लाइट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सारे पिगमेंट्स मिला के एक टीम बनाते हैं जिसका रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, और बाकी चीजें उसकी होती हैं एक्सेसरी, सपोर्टिंग रोल में होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1, एक होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं। जैसे फोटो सिस्टम 1 अब्सॉर्ब करेगा वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर पे, इसीलिए हम इसको P700B कह सकते हैं। ठीक है, जबकि फोटो सिस्टम 2 लाइट अब्सॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर पे, इसीलिए हम इसे P6
680 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिलके करेंगे लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में आप सब सोच रहे होंगे, हाँ ऑब्वियसली पहले फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, फिर फोटो सिस्टम 2 काम करेगा। अगेन नो, अगेन हमारा ऐसे ही हुआ है कि नाम के ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि ये नाम पड़े हैं हमारे डिस्कवरी पे। क्योंकि पहले फोटो सिस्टम, ये वाला फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ था तो हमने इसे पहले बोल दिया PS1, उसके बाद PS2 डिस्कवर हुआ था तो उसका नाम रख दिया हमने PS2। ऐसा नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में काम करेंगे, बल्कि इसके अपोजिट ऑर्डर में काम करेंगे। पहले फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, फिर फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। हम देखते हैं इसमें ये कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सन, ठीक है। ये है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसे हम फोटो सिस्टम 2, ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है, क्योंकि सबसे पहले इसी का ही रोल आएगा, ठीक है। अब सन ने रेज डाली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, एक्साइटेड हुआ और इलेक्ट्रॉन पास किया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और किसने रिसीव किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कुछ मॉलिक्यूल्स, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। बेसिकली यहाँ कोई कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनका काम सिर्फ है इलेक्ट्रॉन लेना और आगे पास करना। उस इलेक्ट्रॉन के आने से उनकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इनको कहते हैं साइटोक्रोम्स, और इसमें 2 मेनली होते हैं। इसमें मेनली होते हैं कॉपर और आयरन। ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को बस इधर से उधर पास करते रहते हैं। इनका कुछ उसमें यूज नहीं होता और कुछ उनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हाँ, इस वाले स्टेप पे हमारा एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, वो है एटीपी। इस वाले स्टेप पे हम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के बना रहे हैं एटीपी, जो कि हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इस दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, जो कि किसका है? फोटो सिस्टम 1 का है, ठीक है। इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आया और लाइट सोर्स से जो इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहां से आया और एक इलेक्ट्रॉन लाइट सोर्स से एक्साइट होके इसके पास चला गया, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, एक सेकंड, इसका शेप थोड़ा चेंज हो गया, ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूं, ठीक है। यहां एटीपी फॉर्मेशन होगा, मैं लिख देती हूं। क्योंकि इसे हम, एक लॉजिक है कि ये इसी शेप में होना चाहिए, विल गेट टू नो। यहां पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन गया इस तरफ। यहां पे हमारे पास NADP प्रेजेंट था, यहां पे NADP ने इलेक्ट्रॉन लिया और NADPH और एक प्रोटॉन निकल गया। तो बेसिकली हमारी दोनों चीजें बन गई। हमने यही तो बोला था स्टार्टिंग में कि हमारे लाइट रिएक्शन में ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा। इन्हीं दो के ऊपर हमारा डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होगा। तो हमारी ये दोनों चीज बन गई इस लाइट रिएक्शन में। और इसका आप शेप देखोगे ध्यान से, इसका शेप है ऐसे 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 ऐसे। अगर आप इस उसमें देखोगे तो इट्स लुकिंग लाइक ए Z, इसीलिए हम इस प्रोसेस को Z स्कीम भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इस प्रोसेस को Z स्कीम भी बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो जा रहा है, वापस से इलेक्ट्रॉन यहां आ ही नहीं रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को, जिसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, एटीपी फॉर्मेशन हो रही है लेकिन घूम के इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, उसे हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन।
मतलब लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जहां से हमने प्रोसेस शुरू किया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वापस वहां इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ये साइक्लिक भी हो सकती है, क्यों, किस केस में, जब हमारा सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही एक्टिवेटेड हो, फोटो सिस्टम 2 को हम यूज ही ना करें। ये दो वजह से हो सकता है, या तो जो हमारे पास लाइट सोर्स है वो हमारी 680 नैनोमीटर से ज्यादा है, ठीक है, 700 है, तो 700 में तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही काम करेगा ना, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 तो 680 चाहिए था। ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आई तो फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट ही नहीं होगा। एक ऐसा केस है जब सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। एक दूसरा केस है जब ये रिएक्शन होगा स्ट्रोमा लैमिला में, जो हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा लैमिला में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो फिर फोटो सिस्टम 2 स्ट्रोमा लैमिला में नहीं है। ग्रैना लैमिला में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों है, लेकिन स्ट्रोमा लैमिला में केवल फोटो सिस्टम 1 ही मिलेगा। तो फोटो सिस्टम 2 है ही नहीं, तो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? उस केस में होगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां जाएगा और फिर यहां से सीधे आ जाएगा। ये वाला स्टेप मिसिंग होगा साइक्लिक में, और यहां पे क्या बन जाएगा? अगेन एटीपी बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा, इसीलिए हम इसे बोलेंगे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप की होंगी फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब आपने देखा है कि जो एटीपी और NADPH दोनों फॉर्म हो रहे हैं किसमें? नॉन साइक्लिक में, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम्स थे, लेकिन एटीपी तो दोनों में ही फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट इस पूरे लाइट रिएक्शन में हमें एटीपी ज्यादा मिल रहे हैं और NADPH कम मिल रहे हैं। आगे आप डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि नेचर इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि हमें आगे एटीपी की ज्यादा जरूरत है, NADPH की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सो that's about today's session. We studied about basics of we revised basically about photosynthesis, and then we studied about Z scheme, different pigments, photosystem 1 and 2. In next class we will learn in detail how ATP is formed, okay, and by proton gradient force. Then we will learn about dark reactions. So that's it. Thank you.